जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया हैज़ नाउ फाइनली एंटर्ड द 6th जनरेशन फाइटर जेट का जो रेस है। बिकॉज अभी दोस्तों हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के खेमे से खबर सामने आ रही है कि फिलहाल जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा चलाए जाने वाले दो बहुत ही मेजर 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से एक का नाम है FCAS और दूसरे का नाम है GCAP। इंडिया के द्वारा फॉर्मली इन दोनों ही प्रोग्राम्स को अब हमने अप्लाई कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबरें पिछले 1-2 दिनों से सामने आ रही हैं और इस चीज़ को लेकर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है, ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं उनके द्वारा ही इस चीज़ को लेकर कंफर्मेशन दी गई है। उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट भी आपको बता देता हूँ। इन्होंने ये पूरा स्टेटमेंट आप चाहें तो अंग्रेजी में पढ़ भी सकते हैं। सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि हमने उन दोनों ही जो ऑनगोइंग फ्री कंट्री पार्टनरशिप्स यहाँ पे चल रही हैं, उन दोनों को ही हमने अप्लाई कर दिया है और अब इंडिया जो है वो उनके रिप्लाई का बेसिकली इंतज़ार कर रही है और हम लोग उन दोनों में ही बेसिकली इंटरेस्टेड हैं और जो भी कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं हम लोग उसके लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल भी सामने आई, इंडिया अवेट्स रिप्लाईज आफ्टर फॉर्मल ओवरचर्स टू GCAP एंड FCAS 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम्स क्या हैं, इनके बारे में तो मैं ब्रीफली चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, असल में आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने लिखा है कि इंडिया इन दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए एक तरीके से सेवियर बन के उभरा है। इंडिया इन दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए एक तरीके से रेस्क्यूअर बन के उभरा है। उसके पीछे की क्या कहानी है, इंडिया ने क्यों इन प्रोग्राम्स को अप्लाई किया है, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। एंड ऑल्सो कैसे ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया गया जो कदम है ये मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है, बिकॉज इसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती थी, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या भारत ने किया है दोस्तों, इंडिया के द्वारा फॉर्मली अप्रोच किया गया है दो ग्लोबल 6th जनरेशन फाइटर जेट कंसोर्शिया को, जिसमें एक का नाम है GCAP और दूसरे का नाम है FCAS। और ये वाली जो अप्रोच है ये कोई इनफॉर्मल चैनल्स के माध्यम से नहीं बल्कि ऑफिशियल डिप्लोमेटिक और डिफेंस चैनल्स के माध्यम से करी गई है। कंफर्मेशन आपको मैंने दिखा दिया है, डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने खुद बताया और उन्होंने ये भी कहा है कि नाउ इंडिया इज वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज बिफोर वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इंडिया ने इन दोनों ही प्रोग्राम्स में अप्लाई क्यों किया है एंड ऑल्सो दोनों में क्यों किया है, उसके पहले मैं आपको दोनों प्रोग्राम्स के बारे में ब्रीफली बता देता हूं। ये दोस्तों दोनों ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि मल्टी कंट्री प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं GCAP की बात करूं, इसमें UK है, जापान है और इटली देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूरोप के अलावा इसमें जापान की एंट्री है। FCAS में हमें फ्रांस है, जर्मनी है और स्पेन देखने को मिलता है। और ये सारी की सारी जो दोनों के दोनों प्रोग्राम्स हैं, इसमें रिस्पेक्टिव कंट्रीज की जो लीडिंग एरोस्पेस जायंट माने जाने वाली कंपनीज हैं वो ऑब्वियसली इसमें मिलकर के काम कर रही हैं। जैसे UK के लिए BAE सिस्टम्स हुआ, जापान का मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज हुआ, इटली का लियोनार्डो इंडस्ट्रीज हुआ, फ्रांस के केस में दसॉल्ट एविएशन, जर्मनी के केस में एयरबस, स्पेन के केस में इंद्रा ग्रुप है जो कि देखने को मिलता है। इन दोनों ही प्रोग्राम्स का एटलीस्ट जब इन्होंने इन प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया था, जो टाइमलाइन के टारगेट्स इन्होंने बताए थे कि 2035 तक इन्होंने कहा था हम लोग तैयार कर लेंगे, FCAS ने कहा 2040 तक हम लोग भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को रेडी कर लेंगे। लेकिन इन दोनों ही प्रोग्राम्स में फिलहाल हमें मोटे लेवल पे शॉर्टकमिंग्स और भारी लेवल पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अगर मैं FCAS की बात करूं, इसमें दोस्तों जस्ट अभी 2 महीने पहले की बात है, फ्रांस
और जर्मनी के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया, स्पेसिफिकली दसॉल्ट और एयरबस के बीच में, और किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन कौन कितनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, इस चीज को लेकर झगड़े हुए, जिस वजह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। एक्सपर्ट्स तो बल्कि ये कह रहे हैं कि FCAS का जो प्रोग्राम है वो शायद कोलैप्स भी कर सकता है। अगर मैं GCAP या फिर GCAP की बात करूं, वहां पर भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, थोड़ी अलग टाइप की फंडिंग को लेके प्रेशर देखने को मिला। ये क्लियर नहीं हो रहा था कि यूके कितना पैसा लगाएगा, जापान कितना पैसा लगाएगा, इटली कितना पैसा लगाएगा, एंड सेकेंडली वर्क शेयर को लेकर भी ये लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पैसा लगाने के साथ साथ कौन सी कंट्री है जो कि कितना कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन काम को लेकर करने वाली है। कुल मिला के ये दोनों प्रोग्राम, शुरुआत तो इनकी बड़ी अच्छी हुई थी और विजन बहुत शानदार था, लेकिन अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो दोनों में ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, इंडिया ने इन प्रोग्राम्स को अप्लाई क्यों किया है? दोस्तों, सबसे पहला कारण, और ये कारण हमारी पार्लियामेंट्री कमिटी के द्वारा रिकमेंडेशन में भी उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया डज नॉट वांट to fall behind China and we do not want to fall behind in the global race to make the 6th generation fighter jet। चाइना के केस में आप सभी जानते ही हैं कि वो मल्टीपल टाइप के फाइटर जेट्स के ऊपर काम कर रहा है। 5वीं जनरेशन का तो वो बना चुका है, 6th जनरेशन के ऊपर काम भी कर रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उसने बना भी लिया है। उसके अलावा वो AI enabled फाइटर जेट्स के ऊपर काम कर रहा है। ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट, मतलब कि ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें कि ज़रूरी नहीं पायलट का बैठना, ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, और इसीलिए इंडिया ऑल्सो नीड्स टू कैच अप। ये तो पहला कारण है कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई किया है। सेकेंडली, इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने खुद इस चीज़ के बारे में उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि देखिए, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें खुद से अकेले से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर आप इन प्रोग्राम्स की इन्वेस्टमेंट की या कॉस्टिंग की बात करें तो ये कोई छोटी मोटी कॉस्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट देखने को मिलती है, और इसीलिए इन प्रोग्राम्स में हमें पार्टनरशिप के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा, फाइनेंशियल बर्डन को शेयर करना होगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना होगा, और हर चीज़ को री इन्वेंट नहीं करना होगा। और इसीलिए भी ये वाले प्रोग्राम के लिए इंडिया ने इन कंट्रीज के साथ आगे चलकर बढ़ने की बात करी है, एंड दैट इज़ वाई हमने फॉर्मली इन प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है। लेकिन तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जो कि आपको पब्लिकली रिपोर्ट्स में भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, असल में यूरोपियन यूनियन के दोनों ही ये प्रोग्राम्स, भले मैं GCAP की बात करूं, भले मैं FCAS की बात करूं, वो दोनों ही प्रोग्राम्स आगे प्रॉपरली नहीं बढ़ रहे थे। मैंने आपको कारण यहां पे बता भी दिए हैं। GCAP में फंडिंग प्रेशर था और इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अमेरिका कभी भी इनकी हेल्प नहीं करने वाला था, बिकॉज अमेरिका सेपरेटली अपने प्रोग्राम्स चलाता है ऐसे केसेस में, और दुनिया में और कोई कंट्री नहीं थी जिसके पास ये लोग जाकर कहते कि प्लीज़ आप लोग आइए और आप लोग आकर के हमारी हेल्प करिए। चाइना को तो ये लोग काउंटर ही करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली चाइना की हेल्प तो ये लोग नहीं लेंगे, एंड इसीलिए ये लोग पहले इंडिया के पास आए थे, एंड उसके बाद इंडिया के द्वारा कहा गया कि ठीक है, हम लोग भी इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया गया कदम एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है? मैंने आपको बताया दोनों ही प्रोग्राम्स को दोस्तों इंडिया की आवश्यकता है, एंड इंडिया ने वेट किया। आप लोग पहले जाकर के भी लिटरेचर को चेक कर सकते हैं। बहुत बार इन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप लोग आइए, आप लोग हमारे प्रोग्राम्स में हिस्सा बनिए। यूके पहले इंडिविजुअली कर चुका था, जापान भी इंडिविजुअली कर चुका था, लेकिन इंडिया नेवर वांटेड टू एंटर लाइक अ जूनियर पार्टनर। आज की डेट में इंडिया अपनी टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे एंटर करेगा कि अगर हम लोग एंटर करेंगे, हमें मालूम होना चाहिए हमारा वर्क शेयर क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी तरफ से क्या टेक्नोलॉजी जाएगी, हमें क्या टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमें मालूम होना चाहिए कि IP ओनरशिप का क्या हिसाब किताब रहने वाला है। और इसीलिए ये एक जो कदम लिया गया है, दिस इज नथिंग लेस देन अ मास्टर स्ट्रोक। हमने वेट किया, एंड वहाँ पर उनके आपस में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब जाकर के हमने इन प्रोग्राम्स में अप्लाई किया। और यहाँ पर दोस्तों ये भी आंसर हो जाता है, इंडिया ने दोनों प्रोग्राम्स में इसलिए अप्लाई कर दिया है। देखेंगे कौन सा प्रोग्राम कितना वर्क शेयर हमें देता है, कितना हमें कंट्रोल देता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बेसिकली बढ़ना स्टार्ट करेंगे। बाय द वे, इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने साथ में ये भी क्लियर कर दिया है कि इवन दो हम लोग 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए कदम ले रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि
आमका को लेकर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। उसका जो पहला प्रोटोटाइप फ्लाइट है वो 2028 में आएगा ही आएगा, उसको लेकर कामकाज सही पेस पे चल रहा है। रही बात फ्यूचर इंडिजिनस 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, उसको लेकर भी बातचीत बोली गई है कि वहां पर भी हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चल रहा है और उसको लेकर हम लोग सेपरेटली थोड़ा थोड़ा जो काम है वो भी करते जा रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, बट this is basically India's entry into the 6th generation fighter jet program। और दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये 5th और 6th जनरेशन में डिफरेंस क्या होता है, वैसे तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए पूरा का पूरा ये टेबल यहाँ पे बता दिया है, लेकिन इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो भले कितना भी एडवांस क्यों ना हो, वो मैंड एयरक्राफ्ट ही होगा, लेकिन 6th जनरेशन में ऑप्शनली मैंड और अनमैंड कैपेबिलिटी की भी आपको फीचर देखने को मिलती है। सेकेंडली जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट और 6th जनरेशन को डिस्टिंग्विश करता है, 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जनरली एआई ड्रिवन सिस्टम्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एआई के ऊपर आधारित होते हैं और मल्टीपल सिस्टम्स जो होते हैं वो एआई के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। ये चीज़ आपको 5th जनरेशन फाइटर जेट में देखने को नहीं मिलती है। खैर देखते हैं आगे चलकर जो भी होगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।